हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ठीक है, अभी हमने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी थी, तो हमने 12 अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी थी। ठीक है, आज हम 13 से फर्दर इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स द अमाउंट विच as a result of operations is added to the capital. Revenue is an inflow of assets which results in an increase in owner's equity. revenue हमारी आय। ठीक है, रेवेन्यू को बोलेंगे हम आय होती है किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड की, कि जो हमारे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जितना भी सेल हुआ, गुड्स हमारे जितने भी सेल हुए, उसके बदले में हमारे पास जो पैसा आया हम उसे बोलेंगे रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल, हमारी कोई प्रॉपर्टी है, कोई एसेट्स है जिसको हमने रेंट पर दिया हुआ है, हमें रेंट रिसीव्ड हुआ, तो क्या हुआ, रेवेन्यू रिसीव्ड। ओके स्टूडेंट्स, और ये रेवेन्यू जब भी हमें रिसीव होता है तो ओनर्स की इक्विटी इंक्रीज होती है। ओके, नेक्स्ट इज इनकम। 14th है इनकम। इनकम क्या है? इनकम इज़ द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। इन अदर वर्ड्स, द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस इज कॉल्ड इनकम। इनकम क्या होता है? इनकम हमारा वो प्रॉफिट होता है जो हमें किसी भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, हम जब भी टाइम पीरियड की बात करते हैं तो वो या तो अकाउंटिंग ईयर होता है या फिर हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। वो 12 मंथ्स का होता है, 1 ईयर का। ओके स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था अभी रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है? मतलब हमने जो गुड्स सेल करा, उस जो हमें पैसा मिला वो हमारा रेवेन्यू। अब हमने रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को लेस कर दिए तो हमारी क्या फाइंड आउट हुई? इनकम। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल कोई भी गुड्स है ना, जिसकी कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल अब कोई गुड्स है जिसकी की कॉस्ट है 15,000, ये इसकी कॉस्ट है। ओके, फिर हमने उसे सेल कर दिया, सेल करा कितने में? 21,000 में, 21,000। ठीक है, तो अब हमने जो सेल करा तो उसके बीच का जो डिफरेंस हुआ, देखिए, जब हमारा जो गुड्स की कॉस्ट है वो है ये, सेल करा हमने 21,000 में, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 6,000। तो ये क्या होगी हमारी? इनकम। और ये जो है 21,000, ये होगा हमारा रेवेन्यू। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं गेन। इट इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब प्रॉफिट ऑफ एन इर्रेगुलर नेचर। एग्जाम्पल, कैपिटल गेन्स। मतलब गेन क्या होते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हमें कोई गेन हो गया, हमारी कोई कैपिटल या फंड जो थे वो इंक्रीज़ हो गए, हमारी जो असेट थी उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो गई। क्या हुआ? इर्रेगुलर नेचर का इंक्रीमेंट हो गया, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन्स। ओके स्टूडेंट्स, 16th is purchases. The term purchase is used only for the purchase of goods. Goods purchased for cash are called cash purchases. If goods are purchased on credit, it is referred to credit purchases. Okay students, क्या होता है? परचेज टर्म का हम यूज़ किस लिए करते हैं? जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं, कोई भी गुड्स खरीदते हैं। भाई हम मार्केट जाते हैं, कोई सामान खरीदा तो हम क्या करते हैं? हमने ये सामान परचेज़ करा। तो सिर्फ गुड्स जब हम परचेज़ करते हैं तो उस कंसर्न में ही हम परचेजेस का इस्तेमाल करते हैं इन आवर बिजनेस। ओके स्टूडेंट्स, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। अगर हमने कैश में परचेज़ करा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? कैश परचेजेस। हमने पैसे के बदले में सामान खरीदा है तो उसे बोलेंगे हम कैश परचेजेस। इफ़ गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, इट इज़ रेफर टू द क्रेडिट परचेज। मतलब आज हमने सामान तो खरीद लिया लेकिन हमने पैसे नहीं दिए, हमने बोला, हमने उन्हें इनवॉइस दे दिया कि हम आपको 15 डेज़ के अंदर पैसे दे देंगे। तो हमने क्या करा? फ़िलहाल तो क्रेडिट पे परचेज़ कर लिया, हम आने वाले समय में उन्हें पैसा दे देंगे, लेकिन आज हमने कैश पेमेंट नहीं करा है, हमने गुड्स लिए हैं और कैश नहीं दिया है, तो उस परचेज़ को हम बोलेंगे क्रेडिट परचेजेस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सेल्स। द टर्म सेल इज़ यूज्ड फॉर द सेल ऑफ गुड्स ओनली। जो टर्म हमारी सेल्स होती है उसका हम इस्तेमाल करते हैं जब हम गुड्स सेल करते हैं। जब हम कोई भी गुड्स अपना सेल कर देते हैं तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सेल्स। कोई भी हम अपना सामान हमने बेचा तो उसकी एंट्री हम सेल्स के नाम से करते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
इसमें 2 टाइप्स ऑफ सेल्स इंक्लूड होती हैं, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। जैसे हमने इसमें पढ़ा कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस, ऐसे ही कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। परचेजेस में हम क्या करेंगे, जितना भी हमने सामान परचेज करा है उसको परचेज के नाम से एंट्री होती है हमारी बुक्स में। ऐसे ही जितना भी हमने सामान सेल करा है उसकी एंट्री कहती है सेल्स के नाम से। क्या स्टूडेंट्स, कैश सेल्स क्या होती है, जब हमने कैश में सामान को बेच दिया और उसके बदले में हमने गुड्स दिए और उसके बदले में हमें कैश रिसीव्ड हो गया, कैश रिसीव्ड हो गया, तो वो हो गई हमारी कैश सेल। अब क्रेडिट सेल, गुड्स हमने सेल कर दिया लेकिन हमें कैश रिसीव नहीं हुआ, तो कौन सी सेल होगी, क्रेडिट सेल्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में। ग्रॉस प्रॉफिट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल्स रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड ओवर इट्स डायरेक्ट कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। देखिए, हमें रेवेन्यू हुआ, जैसे हमने अभी पढ़ा था रेवेन्यू क्या होता है, जैसे हमारा कोई भी प्रोडक्ट आज हमने सेल कर दिया, कॉस्ट थी उसकी 15,000 सेल कर दिया हमने, ये थी उसकी कॉस्ट, और हमने सेल करा है कितने में, 21,000 में, तो ये क्या है हमारी रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू में से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सेल कर दिया, जो भी कॉस्ट आई गुड सोल्ड करने में हमारी, उसको हमने लेस करा, तो क्या फाइंड आउट करा हमने, ग्रॉस प्रॉफिट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज़ द प्रॉफिट मेड आफ्टर अलाउइंग all the expenses. In case expenses are more than revenue, it is net loss. नेट प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट है उसमें से हम अपने सारे एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे। भाई हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हमने कैसे फाइंड आउट करा, ग्रॉस प्रॉफिट हमने ऐसे फाइंड आउट करा था कि जो हमारी कॉस्ट है उसको रेवेन्यू में से हमने सेल कर दिया, रेवेन्यू में से हमने अपनी कॉस्ट को सेल कर दिया, तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर दिया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कि ये हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब उसको सेल करने में हमारे जो भी और एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए वो सारे हमने इसमें ऐड ऑन करे, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है हमने इसमें से लेस कर दिया। अब हमने इसमें क्या बात करी, नेट प्रॉफिट, जो हमारा प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट में से हम सारे एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हमारे यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होते, उनको हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय उन सारे एक्सपेंसेस को भी इंक्लूड करते हैं और फिर फाइंड आउट करते हैं नेट प्रॉफिट। अगर एक्सपेंसेस हमारे ज़्यादा हो रेवेन्यू से, अगर हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाए रेवेन्यू से, तो क्या होगा, वो नेट लॉस, नेट प्रॉफिट नहीं होगा, वो नेट लॉस होगा। जब हमारी जो इनकम है, जो हमारी आगम है, उससे हमारे व्यय ज़्यादा हो जाएं, आय से ज़्यादा व्यय हो जाएं, तो हमारा लॉस होगा। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 10 रुपये हैं 10 रुपये हमारी इनकम है और हमने 15 रुपये का सामान ख़रीद लिया। अब हमारे पास पैसे नहीं है पैसे, तो 5 रुपीज़ हम कहाँ से लेकर के आएंगे, नहीं है हमारे पास, हमने किसी से उधार लिया, उसके बदले हमें उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो क्या होगा, एक तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हुई। इसी तरीके से हम बिज़नेस में बात करते हैं, जब हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, जब हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं हमारी आय से, हम उस सिचुएशन को लॉस बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज़ द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जैसे हमने अभी पढ़ा था ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होते हैं, जब भी हमें अपनी गुड्स और सर्विसेज को सेल करने के लिए कुछ भी एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं जो कि डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की सेल से, तो उनको क्या बोलते हैं हम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फॉर एग्जांपल हमारा कोई गुड्स हैं, हमें उन्हें सेल करना है, हमें एडवर्टीज़मेंट भी करना पड़ेगा, हमें वेजेस भी देनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी देनी पड़ेगी, तो ये सारे जो कॉस्ट होते हैं तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड्स में इंक्लूड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इज़ द अमाउंट स्पेंट
और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। एक्सपेंडिचर क्या होता है? हमारे खर्चे, हमारी लाइबिलिटी, जो कि हमें कोई भी हमारा प्रोडक्ट है ना, हमने कुछ भी बनाया तो एक्सपेंसेस तो हमारे इनकर्ड होते ही हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर होते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम पहले बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट दैट इज इनकर्ड इन द करंट एक्टिविटीज टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, क्या होता है? जैसे हमने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जितने भी हमने गुड्स परचेज करे, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करें, उनको परचेज करने में जो भी हमारे एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए, है ना, तो वो क्या होंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके स्टूडेंट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अमाउंट दैट इज इनकर्ड इन द परचेजिंग असेट्स विच विल गिव बेनिफिट एक्सटेंडिंग ओवर अ नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। देखिए, कुछ एक्सपेंडिचर हमारे इनकर्ड होते हैं जब हम परचेज करते हैं असेट्स को। परचेज करी हमने असेट्स, परचेज करी हमने असेट्स, तो कुछ एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए, उन्हें बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए, इनको हमारे परचेज हमने आज कराया है, ये हमें लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देंगे लेकिन लॉन्ग टर्म में देंगे। तो आज जो हमारे एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए उन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, डिस्काउंट। when the customer are allowed any type of reduction in the price of good by the businessman, that is called discount। देखिए क्या होता है, जब हमें किसी भी तरीके का रिडक्शन मिलता है प्राइस में, किसको? कंज्यूमर को। मतलब हमें किसी भी तरीके का रिडक्शन मिलता है किससे? बिजनेसमैन से, तो क्या बोलते हैं? उसे डिस्काउंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्ट है 10 रुपीज़, या फिर उसकी कॉस्ट है, कोई प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट ए, और इसकी जो प्राइस है वो है 12 रुपीज़। फिर हमने स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उसकी प्राइस जो है ना 10 रुपीज़ कर दी, तो 2 रुपीज़ का क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। तो ये जो हमें मिला है किसी स्पेसिफिक टाइम, या तो हमने फेस्टिव सीजन में करा, तो ये क्या, इसको क्या बोलेंगे? डिस्काउंटेड प्राइस। और जो 2 रुपीज़ का डिस्काउंट हुआ है वो होगा डिस्काउंट। ओके स्टूडेंट्स, व्हेन द सम डिस्काउंट इज अलाउड इन प्राइजेस ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ऑफ द आइटम्स, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। कुछ डिस्काउंट दिए जाते हैं बिजनेसमैन के थ्रू उन लोगों को जो कि रेगुलर बेसिस पे हमसे सामान परचेज़ करते हैं, और अगर वो कैश में हमें एट द सेम टाइम पेमेंट करते हैं तो हम उन्हें कुछ डिस्काउंट देते हैं, तो उन्हें कौन सा बोलते हैं हम? ट्रेड डिस्काउंट। ये जो सिंपल डिस्काउंट होता है कंज्यूमर्स को दिया जाता है, कस्टमर्स को दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? is allowed in prices of goods on the basis of sales of the items, that is called trade discount. Okay students, debtors are allowed some discounts in the price of goods for quick payment, it is called the cash discount. देखिए, हमारे 3 तरीके के डिस्काउंट की हमने बात करी। सिंपल डिस्काउंट जो था हमारा, जो हमारे कंज्यूमर्स, when customers are allowed any type of reduction in the price of goods by the businessman, that is called the discount. When some discount is allowed in the prices of goods on the basis of sales of the items, is called the trade discount. For example, जब बल्क में कोई भी हमारी सेल हो रही है तो उसे बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। डेटर्स आर अलाउड सम डिस्काउंट इन द प्राइस ऑफ गुड्स फॉर क्विक पेमेंट। हम डेटर्स को किस इस तरीके का डिस्काउंट देते हैं क्योंकि वो क्विक पेमेंट कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम? कैश डिस्काउंट। क्योंकि उन्होंने क्या करा, एट द सेम टाइम हमें कैश पेमेंट कर दिया, तो हमने जो उन्हें डिस्काउंट दिया उस डिस्काउंट को हम कैश डिस्काउंट बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसे ट्रेड डिस्काउंट की हम बात करें तो ट्रेड डिस्काउंट जैसे हमने कोई सामान ख़रीदा तो वो बोलता है जो 6 हैं ये चीज़ें वो 10 रुपीज़ की हैं, अगर आप 12 लेंगे
तो ये 15 रुपीज़ की हो जाएंगी। जो ये इस तरीके का डिस्काउंट मिल रहा है दैट इज़ ट्रेड डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ऑफ आइटम्स। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप चाहते हैं कॉमर्स के किसी भी सब्जेक्ट का, क्लास का, 11th 12th ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।